आगे क्या होता है ये बहुत देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इधर चुनाव आयोग एक बार फिर बुरी तरह से घिरता नजर आ रहा है। राजनीतिक दलों ने गंभीर आरोप उस पर एक बार फिर लगाए हैं। अब की बार आरोप लगाए हैं तृणमूल कांग्रेस ने। पश्चिम बंगाल में वहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वही आरोप लगाए गए हैं जो अब तक दूसरे विपक्षी पार्टियां लगाती रही हैं अलग अलग राज्यों में। महाराष्ट्र में लगे, हरियाणा में लगे और दूसरे राज्यों में भी लगे कि किस तरह से मतदाताओं की सूचियों में हेरफेर किया जा रहा है। दिल्ली चुनाव में भी लगे। वही अब तृणमूल कांग्रेस का जवाब तो दिया है, लेकिन उन्होंने 24 घंटे का समय दिया है चुनाव आयोग को कि उस पर वो स्पष्टीकरण दे जो आरोप लगे हुए हैं। माना तो है चुनाव आयोग ने भी, यानी राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर कर गए हैं, लेकिन वो चुनाव आयोग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर गए हैं विपक्षी नेताओं के सवालों के जवाब देने की। क्योंकि अब नए चुनाव आयुक्त तो उसी शैली में दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, एक बड़ी चुनौती है, जैसा वो जवाब दिया करते थे। हाँ बिल्कुल समीर जी, जैसा वो जवाब दिया करते थे उस तरीके का जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और जो राजीव कुमार जी कर गए हैं जी, उसको नए चुनाव आयुक्त जो आए हैं वो झेलेंगे, ये समझा जाए। और जिस तरीके से चुनाव आयोग की छवि धूमिल करके गए हैं राजीव कुमार, समीर जी कोई नई सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे राजीव कुमार पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये आरोप बहुत गंभीर आरोप है और ये लोकतंत्र के साथ छल है, बल्कि लोकतंत्र की हत्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं। क्योंकि जो चुनाव आयोग ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया समीर जी, उसमें उसने एक तरीके से माना है कि जो आरोप लग रहे हैं वो सही है। वो आरोप इस तरीके से सही है कि एक ही एपिक नंबर कई लोगों के पास हो सकता है, जबकि एपिक नंबर जो है समीर जी वो यूनिक होता है। ठीक उसी तरीके से जैसा एक आधार कार्ड पे दो लोग नहीं हो सकते, एक पैन कार्ड पे दो लोग नहीं हो सकते, ठीक उसी तरीके से एक एपिक नंबर पे दो लोग नहीं हो सकते। यहाँ तो एक एपिक नंबर पे कई लोग हैं, हजारों तक बताए जा रहे हैं। और इसीलिए चुनाव आयोग जो है वो जो सूची है, मतदाता सूची, वो कांग्रेस को एक्सेल शीट में देने से इनकार कर रहा है और नहीं दे रहा है। और हाईकोर्ट में भी जाके कह रहा है कि हम 3 महीने में इसका हम बताएंगे कि हमको क्या करना है। और अब कह रहा है चुनाव आयोग कि हम जो ये विसंगतियां इनको दूर कर लेंगे, अब यूनिक एपिक नंबर रहेगा। तो अब क्यों रहेगा, आपने पहले क्यों नहीं किया, सवाल ये उठ रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जो 240 सीटें मिली हैं वो भी चुनाव आयोग की इसी गड़बड़ी की वजह से मिली है। और हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार बनी है वो भी इसी तरीके से बनी है। और इसी तरीके से बिहार और बंगाल में भी तैयारियां की जा रही हैं गड़बड़ियां करने की, ये विपक्ष का आरोप है। तो अब इस पे जो जवाब दिया है चुनाव आयोग ने, उसको कल लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में। और डेरेक ओब्रायन जो उनके राज्यसभा में नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, और कीर्ति आजाद जो राज्यसभा सांसद हैं, वो दोनों उसमें मौजूद थे। उन्होंने काफी गंभीर आरोप समीर जी लगाए हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कहा है कीर्ति आजाद ने और डेरेक ओब्रायन ने। पहले कीर्ति आजाद को सुनते हैं, चुनाव आयोग पर किस तरह के आरोप लगाए हैं। और अब एक 24 घंटे का समय भी दिया है कि 24 घंटे के भीतर वो उन आरोपों का जवाब दें। आरोप सुनते हैं, कीर्ति आजाद को सुन लेते हैं कि किस तरह के आरोप पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों में हेरफेर के लगाए गए हैं। खेद की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने अपने इस बात में माना तो है कि गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन ये नहीं माना कि उनसे कोई गलती हुई है। अगर विश्व भर में सब देशों में संविधान है, कुछ एक जगहों पर डिक्टेटरशिप जरूर है, लेकिन इस प्रकार की संविधान की अवहेलना कहीं नहीं हुई। एक बार मुझे याद है माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई केज्ड पैरेट है, पिंजरे में बंद एक तोता है। मैं जानना चाहता हूं क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पिंजरे में बंद एक मैना है? रिपीट कर देता है। अब ये क्या है, अब उसके लिए कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन जो है क्या मैना है, लेकिन आरोप जो है बेहद गंभीर हैं। अमलेंदु जी, पहली बार ऐसा लग रहा है कि कम से कम चुनाव आयोग ने उन आरोपों को एक्सेप्ट तो किया है, जैसा कीर्ति आजाद कह रहे हैं। अभी तक तो जो जवाब दिया जाता था सीधे तौर पर कह दिया जाता था राजनीतिक दलों को कि ये झूठे हैं। उसमें इतना बड़ा आरोप लगाते हुए बिल्कुल नहीं हिचकता था चुनाव आयोग, जो कि इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल समझिए, बिल्कुल नहीं हिचकता था, बल्कि उल्टा दोषारोपण कर देता था और धमकी दे देता था कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, फेक न्यूज ना फैलाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो बहुत बदतमीजी से चिट्ठी जो थी चुनाव आयोग ने लिखी थी जी, बेहद मतलब आपत्तिजनक भाषा में चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी थी। और इसको लेकर काफी सवाल भी उठे थे कि चुनाव आयोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भाषा लिख सकता है, क्या चुनाव आयोग की चिट्ठियां भी भारतीय जनता पार्टी लिख रही है, ये सवाल उठे थे विपक्ष की तरफ से समीर जी। और अब जो डेरेक ओब्रायन ने कहा है, उनका है कि पहले क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझाइए डेरेक ओब्रायन ने, उसको भी हम लोग सुन सकते हैं कि डेरेक ओब्रायन क्या कहना है। लेकिन ये बड़ा गंभीर मसला है और चुनाव आयोग इस पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से कहा जाए
अब दबाव में आना शुरू हो गया, क्योंकि जब चुनाव आयोग को ये लगा कि विपक्ष ने तैयारियां कर ली हैं, उसका जो धंधा है जो हेरा फेरी का, उसको पकड़ लिया है और ये बड़ा मसला बन सकता है। क्योंकि ममता बनर्जी ने खुली चैलेंज दिया था कि अगर मैं 26 दिन धरने पर बैठ सकती हूँ तो मैं चुनाव आयोग के सामने भी धरने पर बैठूंगी। तो ये लगा कि अब जनता जो चुनाव आयोग पर धावा ना बोल दे कि चुनाव आयोग गड़बड़ियां कर रहा है और चुनाव की गड़बड़ियों की वजह से बीजेपी की सरकारें बन रही है, तो अब घबराकर ये स्वीकार करना पड़ा है कि हाँ इस तरह की चीजें हैं, लेकिन हम उसको ठीक कर रहे हैं। और कारण उसके दूसरे बताए गए हैं कि वो ER नोट करके कोई प्लेटफॉर्म है उसमें गड़बड़ियों की वजह से हुआ, हमारे जो मतदान अधिकारी थे उनकी गड़बड़ियों की वजह से हुआ। यानी जिम्मेदारी डालने की प्लेटफॉर्म पे या मतदान अधिकारियों पे कोशिश की जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना यह है कि इसके लिए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंसी हायर की है। वो एजेंसी पश्चिम बंगाल के लोगों के नाम डिलीट कर रही है। उन्हीं एपिक नंबर पे गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम डाले जा रहे हैं। एक एक एपिक नंबर पे कई नाम डाले जा रहे हैं। ये उनका गंभीर आरोप है और एक तरीके से उसको स्वीकार कर लिया है चुनाव आयोग। जी बिल्कुल, तो एक स्वीकार कर लिया है। लेकिन जैसा लेंदु जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को भी अब ये पता चल गया है कि किस तरह से संसद से लेकर सड़क तक उसके खिलाफ एक माहौल बन रहा है। महाराष्ट्र में कई गांव ने इस तरह से वहां पर मॉक पोलिंग की, जिसमें ये बताया गया कि कैसे यहाँ हेर फेर करके चुनाव जितवाया गया है बीजेपी को, ये वहां के लोगों का। और जिस तरह से अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ओर से उसको एक चेतावनी मिल रही है कि उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने के लिए चुनाव आयोग के सामने भी धरना दिया जा सकता है। अब चुनाव आयोग ये स्वीकार करता हुआ दिख रहा है। क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं डेरेक ओब्रायन, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। This epic scam was exposed by the All India Trinamool Congress on the 27th of February. Who exposed it? The founder chairperson of the All India Trinamool Congress, our parliamentary party chairperson and the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee. Then, yesterday on the 2nd of March at 8 AM, the All India Trinamool Congress sent out a notice. Within 2.5 hours on a Sunday morning, the Election Commission issues a statement. Sunday morning. So who was caught red-handed? लोग उनको स्वीकार भी कर रहा है, हालांकि उसमें उसकी कारण तकनीकी गड़बड़ियां बताकर एक तरह से उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आरोप ये बड़े हैं और सीधे तौर पर ये आरोप वही है जो पहले लग चुके हैं दूसरे राज्यों की विधानसभा के चुनाव के समय, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या फिर दूसरे राज्य हो। और अब बिहार और पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत हो रही है। पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि मतदाता सूचियों में दूसरे राज्यों के लोगों को पश्चिम बंगाल में मतदाता बना दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में 2-4 के केस होंगे तो तकनीकी खामी हो सकती है, हजारों की संख्या में और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में एक प्लान्ड वे में अगर ऐसा हो रहा है तो ये तकनीकी खामी नहीं हो सकती है। बिल्कुल समीर जी, ये तकनीकी खामी नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। जो साकेत गोखले हैं राज्यसभा सदस्य तृणमूल कांग्रेस के, उनका भी कहना यही है कि ये तकनीकी खामी नहीं है। उन्होंने स्वीकार तो कर लिया है कि गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन गड़बड़ियों को बेशर्मी के रूप से जो है वो इसको स्वीकार करने से बच रहे हैं कि ये जो है वो जानबूझकर किया गया है। वो उसको एक कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं और ममता बनर्जी को उन्होंने एक जवाब दिया है, उसमें वो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कोई बड़ी खबर लेकर अविनाश जी अविनाश जी, हाँ, जो संभल में जामा मस्जिद का जो मामला चल रहा है, जिसको लेकर पिछले दिनों हिंसा भी हुई थी, तो अभी क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका लगाई गई थी कि भाई, क्योंकि हाई कोर्ट ने सभी चीज़ों पर रोक लगा रखी है वहाँ पर कि तो इस पर मस्जिद, क्योंकि लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे रमजान के महीने में, तो इसकी साफ सफाई करवाई जाए और इस पर सफेदी करवाई जाए। तो साफ सफाई की इजाज़त तो मिल गई थी, लेकिन सफेदी करने की इजाज़त अभी नहीं AISI की तरफ से नहीं दी गई थी। तो इसको लेकर मस्जिद कमेटी की तरफ से फिर से सुनवाई के लिए डिमांड की गई थी और जो आज उस पर सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में, तो वहाँ पर जो हिंदू पक्ष के जो वकील हैं हरिशंकर जैन, उनकी तरफ से यह कहा गया कि भाई ये जो मामला है, क्योंकि जो यूपी सरकार भी जमीन अपनी बता रही है तो और इस पर मंदिर का भी दावा हो रहा है, तो ये मस्जिद नहीं है, इसको विवादित संरचना करार दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने उसको, अपने जो जस्टिस हैं उन्होंने अपने स्टेनो से कहा कि इसको मस्जिद की जगह विवादित ढांचा लिखिएगा। तो मतलब अब वो शाही मस्जिद वाला जो केस है, अब उसको हाई कोर्ट में विवादित ढांचे के रूप में चलाने की एक तरीके से परमिशन दे दी गई है। तो जाहिर सी बात
बात है, इससे अभी ये विवाद और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया था कि भाई कोई ऐसी चीज नहीं की जानी चाहिए जो धार्मिक संरचनाओं में परिवर्तन का मामला वाला कोई मामला नहीं होना चाहिए। सर्वे की तरफ तो रोक लगाई दी गई थी, लेकिन जहां सर्वे हो चुके थे वहां सर्वे रिपोर्ट को रोक लगा दी गई थी कि भाई उस पर सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य मामला चल रहा है वर्षिप एक्ट को लेकर ही चल रहा है। और यदि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस एक्ट को मान लिया जाता है तो इस तरीके के जो सुनवाइयाँ वैसी अपने आप खारिज हो जाएंगी। लेकिन अब इसको विवादित ढांचा करार देना हाई कोर्ट की तरफ से, तो क्या ये दूसरा अयोध्या की पुनरावृत्ति होते हुए देखी जा रही है क्या? ये बिल्कुल, अब ये सवाल चूंकि कई केसेस जो है वो पैरेलल चल रहे हैं, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला हो और मथुरा का मामला हो और ये, लेकिन यहाँ अब एक कदम बढ़कर जिस तरह से अगर हाई कोर्ट की ओर से उसको विवादित ढांचा बताया गया है तो निश्चित तौर पर ये उसी की पुनरावृत्ति होती दिखाई पड़ रही है। और जिसकी वजह से वर्षिप एक्ट लाया गया था कि ये जितने जो विवादित ढांचे हैं 3000 से भी ज्यादा यहाँ पर हैं, उन पर आगे कुछ ना हो, उसको उस तरह के विवादों को रोकने के लिए। लेकिन अब अगर उसको विवादित ढांचा एक बार कह दिया गया है, यहाँ तो कही दिया गया है, अब दूसरे जो विवाद है अब लगता है कि वहां भी इसी तरह के अब आएगा और वर्शिप एक्ट की जो अपनी उसका जो महत्व है फिर वही अपने आप खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। हाँ, और सबसे बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि निचली अदालत में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। हाँ। क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट है वो निचली अदालत में पेश की गई संबल की में, तो जाहिर सी बात है अभी तक निचली अदालत भी इसको मस्जिद मानकर सुनवाई कर रही थी। लेकिन जब हाई कोर्ट ने उसको विवादित ढांचा बोल दिया है तो अब आप देखेंगे कि जब अगली सुनवाई जब होगी निचली अदालत में सर्वे को लेकर, तो वहां पर भी अब उसको विवादित ढांचे के रूप में ही मस्जिद को लिखा जाएगा। तो इससे सीधी सीधी शायद एक तरीके से दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो चाहती है, जो हिंदू संगठन चाहते हैं, बीजेपी को तो नहीं बोलना चाहिए, जो हिंदू संगठन है जो चाहते हैं लगभग उसी दिशा में कोर्ट का फैसला जाते हुए दिखाई दे रहा है। कि सबसे पहले तो इसका विवाद जिस तरीके से खड़ा किया गया था सर्वे के नाम पर, उसके बाद वहां जो जिस तरीके की हिंसा बढ़ी और उस पर जो जिस तरीके से फिर उसके बाद एक अच्छी कार्रवाइयां भी शुरू हुई हैं। लेकिन अब जो चीज चाहते थे हिंदू संगठन कि सबसे पहले जो मस्जिद है इसको विवादित करार दिया जाए, कि अभी तक तो कोई विवाद उस पर था ही नहीं, पहले तो सर्वे के बाद से ही विवाद शुरू हुआ है। और देखा जाए तो हिंदू संगठनों की उस डिमांड को मान लिया गया है। अब मस्जिद कमेटी की तरफ से चर्चा चल रही है कि क्या इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस मामले को या तो पुनर्विचार याचिका वो हाईकोर्ट में डालेंगे और नहीं तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि मस्जिद को मस्जिद के रूप में ही देखा जाए, उसको विवादित ढांचा करार देने का मायने ये हो जाएगा कि भाई इस पर एक तरीके से विवाद चल रहा है। जबकि जो मस्जिद कमेटी हो तो साफ कहना है कि भाई वर्षिप एक्ट के लागू हुआ है तो इस तरीके का कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल, वर्षिप एक्ट लागू है और उस पर नहीं विवाद होना चाहिए, लेकिन जब ये मामले कोर्ट में जाने शुरू हुए चाहे जिन वजहों से, तभी ये कहा जाने लगा कि इसका मतलब अब जब कोर्ट में आप जाना शुरू कर दिए हैं तो ये उसी तरफ जाने की एक कोशिश है, क्योंकि बिल्कुल वही, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला हो, मथुरा का मामला हो, इनकी भी कोर्ट में उसी तरह से शुरुआत हुई जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की शुरुआत हुई थी। और उस तरह के मामले आगे न बढ़े, इसी मकसद से 1991 का यह एक्ट लाया गया था। अब संभल की जामा मस्जिद को हाई कोर्ट में भी विवादित ढांचे के रूप में एक तरह से स्वीकार किया जा रहा है। तो अब इस तरह के मामले आगे जाकर उनका क्या स्वरूप होता है, क्या सुनवाई होती है, कोर्ट की ओर से क्या फैसले आते हैं, ये देखने वाली बात एक सवाल ये उठता है समीर जी, जो व्यवस्था का प्रश्न है। हाँ। वो व्यवस्था का प्रश्न ये है क्या हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं? जी, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस पे आगे कुछ नहीं हो सकता, हाँ। तो ये आगे चल कैसे रहा है? उसका नाम ही स्वरूप ही बदल दे रहे हैं। स्वरूप आप बदल दे रहे हैं जी। मतलब मैं अगर जाके चला जाऊं कि ये हाई कोर्ट जो बना हुआ है ये मेरी जमीन है, तो हाई कोर्ट की विवादित हो जाएगा, विवादित ढांचा हो जाएगा, या याचिका लगा दे तो स्वीकार हो जाएगी, स्वीकार हो जाएगी कि हाई कोर्ट विवादित ढांचा हो जाएगा। जी। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि लोअर कोर्ट, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए अभी टिप्पणी की थी हाँ। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कि ये उन हाई कोर्ट में से है जो समझ में नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। जी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत गंभीर हाँ। टिप्पणी थी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी समीर जी ये। तो ये चल क्या रहा है ये समझ में आ रहा है, यानी हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के जजेस जो सिंगल बेंच की जज हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होकर जब आदेश पारित कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था का प्रश्न है समीर जी बिल्कुल। और सीधे तौर पर न्यायपालिका जो एक स्वतंत्र है, यहाँ पर स्वतंत्र इसलिए ही है ताकि सरकारें मनमानी न करें, लेकिन उस न्यायपालिका के भीतर भी किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को बार बार कई मामलों में ये कहना पड़ रहा है, चाहे वो ईडी सीबीआई वाले बहुत सारे मामले, उनमें बार बार सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट कर क्या रहे, लेकिन उनके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट पे इतनी सख्त टिप्पणी की हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कि पता नहीं दिल्ली हाई कोर्ट में चल क्या रहा है। आप 30-40 पेज के जो हैं एंटीसिपेटरी बेल पर आप फैसले लिखते हैं और लोअर कोर्ट को आप ये संदेश देते हैं कि आपको जमानत रद्द करनी है और इसको दोषी ठहराना है, उसके लिए ये हमने तथ्य निकाल दिए। यानी आप लोअर कोर्ट्स को ये बताना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ये समझ रहा है इसलिए आप इसको सजा दे दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। तो क्या चल रहा है न्यायपालिका में, ये भी अब बहस का विषय है, और न्यायपालिका भी ऐसी कोई पवित्र चीज नहीं है जिस पर बात नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल। और वही सीधी सी बात है कि आप जो अगर एक पक्ष कह रहा है उसी के मुताबिक लगातार उस केस में डेवलपमेंट हो रहा है, आदेश आ रहे हैं, फैसले आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर एक मुद्दा है। चूंकि न्यायपालिका के पास कोई भी पीड़ित तब जाता है जब उसको सब जगह से उसको अंधेरा दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन अगर वहां ऐसा होगा तो फिर न्यायपालिका की विश्वसनीयता और उस पर जो लोगों का भरोसा है उसका क्या होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व सेबी प्रमुख यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया की जो चीफ है माधवी बुच, बहुत उन पर गंभीर आरोप थे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी है। सेबी प्रमुख माधवी बुच और सेबी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाई गई है। 3 मार्च को माधवी बुच पुरी ने अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको याद होगा, बहुत ही तमाम आरोपों से घिरी हुई है। सीधे तौर पर इनका आरोप है कि तमाम कंपनियों के साथ इन्होंने शेयर मार्केट को किस तरह से उसको एक मैनिपुलेट करने की कोशिश की, बहुत से आरोप लगे थे और उस आरोप में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घिरे हुए थे। इस्तीफा तो उनका तब नहीं मांगा गया, लेकिन अब रिटायर हुई है तो उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, लेकिन अब रोक लगा दी है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। हाँ सभी जी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन हो सकता है कि इसके खिलाफ लोग जिन लोगों ने शिकायत की थी वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि आप इस पे कराइए, तो ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकती है, तो मामला चलेगा। लेकिन ये एक गंभीर मामला है और इसमें फिलहाल जो है एक तरीके से कहा जाए वो राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है माधवीपुरी बुच को। और फिलहाल उनके ऊपर से जो एफआईआर की तलवार थी जो लटक रही थी उनके ऊपर, वो हट गई है और वो चैन की सांस ले सकती है कि उनका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन अदालती प्रक्रिया है, ये आगे बढ़ेगी और कभी भी फंस सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सबूत जुटाए जा रहे हैं उनके खिलाफ, लगातार कांग्रेस इसको लेकर हमले कर रही है। राहुल गांधी, पवन खेड़ा ने इस पर बाकायदा एक कई सीरीज में वीडियो बनाए और पूरी तरीके खोला कि किस तरीके से माधवीपुरी बुच ने क्या क्या गड़बड़ियां की, किस तरीके से ब्रीच ऑफ इंटरेस्ट जो है उनका है, ये तमाम बातें आ चुकी हैं। तो घिरी हुई तो है माधवीपुरी बुच, लेकिन यही है कि कब तक बच पाती है सरकार, कब तक उनको बचा पाती है। जी बिल्कुल, सरकार कब तक बचा पाती है। अब अदालत में भी अगर उनका बचाव मजबूत होता है, एफआईआर दर्ज करने पर तो रोक लगा दी है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, लेकिन अब उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बेहद गंभीर किस्म के आरोप हैं माधवीपुरी बुच पर कि उन्होंने निजी हितों में और किस तरह से उन्होंने पूरी मार्केट को अपने हिसाब से कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसके अपने पद का इस्तेमाल किया, प्रभाव का इस्तेमाल किया, और यहाँ तक कि उनको सेबी का प्रमुख बनवाए जाने के पीछे भी जिस तरह की एक रणनीति थी, कहिए कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए षड्यंत्र था, उसको लेकर भी वो काफ़ी विवादित रही। उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उस षड्यंत्र में शामिल थे, ऐसा विपक्ष का आरोप था। तो फिलहाल तलवार जो लटकी हुई थी एफआईआर की, अब वो तो उससे वो थोड़ी उनको राहत मिली है, लेकिन ऐसा आगे भी राहत मिलेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन अदालत के यानी न्यायपालिका के भी तमाम फैसले, आदेश और वहाँ जो प्रक्रियाएं चल रही हैं
उसको लेकर भी अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, चाहे संभल की जामा मस्जिद का मामला हो या फिर इस तरह के जो जांच एजेंसियों के मामले हों, इसको लेकर। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से घिरा हुआ है और चुनाव आयोग पर आरोप के बाद आरोप, एक ही तरह के आरोप बार बार लग रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये जरूर है कि चुनाव आयोग ने अब उन अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को कम से कम आंशिक रूप से ही सही लेकिन स्वीकार किया है। हाँ, बिल्कुल आंशिक रूप से स्वीकार करना शुरू कर दिया है जी। और अब उस तरीके के बदतमीजी के जवाब नहीं आ रहे जैसे पहले आते थे। अब जो आया वो स्पष्टीकरण उन्होंने दिया और ये बताने की कोशिश की है कि वो किस वजह से ऐसी गड़बड़ियां हुई। हालांकि उस पर सवाल उठ रहे हैं कि ये जो है कवर अप है और गड़बड़ियां इस वजह से नहीं हुई है, क्योंकि जो तर्क दिए गए हैं उसको साकेत गोखले ने, हालांकि उनका बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट है, उसको यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत समय उसी में चला जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा है। उन्होंने बिंदुवार उन्होंने उस पर कहा है कि किस तरीके से गड़बड़ियां की गई हैं और ये जो तर्क दिए हैं चुनाव आयोग ने वो ठीक नहीं है और वो अपना कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं सभी। जी बिल्कुल, वो एक तरह से अपनी फेस सेविंग के लिए उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन अब एक कहिए कि व्यापक जवाब की मांग की है तृणमूल कांग्रेस ने। 24 घंटे का समय दिया है, चुनाव आयोग का जवाब उस पर क्या होता है, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है। मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोप है। दूसरे राज्यों के लोगों को पश्चिम बंगाल में वोटर बनाए जाने का मामला है। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जो संजय राउत कह रहे थे कि इनके 90 लाख कितना उन्होंने कहा कि 40 लाख 40 लाख के 39 लाख 40 लाख वोटर हैं, जो वही महाराष्ट्र में भी है। उसके लिए क्या उन्होंने ये फ्लोटिंग वोट्स जो कहीं भी जाके वोट डालाते हैं, कहीं भी आके वोट डालाते हैं। अभी ये महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र में चुनाव था, अब ये दिल्ली आ गए हैं, अब दिल्ली से बिहार चले जाएंगे, बिहार से बंगाल और बंगाल से उत्तर प्रदेश आ जाएंगे। तो उन्होंने पूरा रूट भी उसका बता दिया था और अब वो चीजें, वो आरोप कैसे सही होते दिख रहे हैं और चुनाव आयोग अब उसको किस तरह से बताता है कि तकनीकी खामी बताकर ही रह जाता है या नहीं। लेकिन केवल इतना बताकर चुप हो जाना, वो शायद ना तो तृणमूल कांग्रेस उसको स्वीकार करने वाली है और ना ही दूसरी राजनीतिक पार्टियां। इस मुद्दे पर अब चुनाव आयोग के सामने एक गंभीर चुनौती दिखाई पड़ रही है। तो बने रहिए डीवी लाइव के साथ। ताजा